हेलो डियर किड्स एंड मॉमीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। और चैनल पर आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज है हिंदी की वर्कशीट में संज्ञा। जैसे कि इंग्लिश ग्रामर में होता है नाउन, वैसे ही हिंदी में होता है संज्ञा। मतलब कि संज्ञा को इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं। तो संज्ञा को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, जिससे आपको संज्ञा को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो देख लेते हैं क्या लिखा है मैंने। विभा और रिया अपने माता पिता के साथ रेस्टोरेंट गई। वहाँ उन्होंने पिज़्ज़ा, बर्गर और आइसक्रीम खाई। वहाँ विभा को उसकी सहेली नैना मिली। दोनों को मिलकर बहुत खुशी हुई। तो यहाँ पर जो भी आप ये कलर्ड वर्ड देख रहे हैं ऑरेंज कलर से, जिनको मैंने कलर किया है, वो सारे ही वर्ड हमारे संज्ञा है। तो जितने भी मैंने ये शब्द यहाँ पर लिखे हैं, ये सभी शब्द संज्ञा हैं। तो देखते हैं संज्ञा में क्या क्या है। प्राणियों के नाम। तो प्राणियों के नाम में क्या क्या है इसमें? विभा, रिया, माता पिता, सहेली, अनन्या। तो ये जो शब्द हैं ये हैं प्राणियों के नाम। और ऐसे ही है स्थान का नाम। तो स्थान का नाम क्या है? वो कहाँ गए थे? रेस्टोरेंट। तो स्थान का नाम हो गया रेस्टोरेंट। अब है वस्तुओं का नाम। तो वस्तुओं का नाम क्या है? बर्गर, पिज़्ज़ा, आइसक्रीम। और क्या था? भाव का नाम। तो भाव का नाम क्या है? खुशी। तो जो भी आपने अभी ये शब्द देखे हैं, प्राणियों के नाम, स्थान का नाम, वस्तुओं का नाम, भाव का नाम, तो आप देख रहे हैं कि सभी में नाम है। तो ये जो नाम है, नाम का ही अर्थ होता है संज्ञा। तो एक बार हम देख लेते हैं परिभाषा में। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या मन के भाव का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी स्थान है, कोई भी वस्तु है और मन का भाव है, इनका अगर हमें बोध होता है तो उसे हम कहते हैं संज्ञा। तो हमने प्राणियों के नाम में देखा कि व्यक्ति के नाम का बोध हो रहा है। विभा, रिया, माता पिता, सहेली, अनन्या। तो इसमें हमें व्यक्ति के नाम का बोध हो रहा है। ऐसे ही है स्थान का नाम। तो स्थान का नाम है रेस्टोरेंट, तो हमें यहाँ पर स्थान के नाम का बोध हो रहा है। तो ये सारी संज्ञाएं होती हैं। अब हम देख लेते हैं संज्ञा के भेद। भेद का मतलब उसके प्रकार। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये हमारी 3 संज्ञाएं हो गई हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? किसी भी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान कि वो पर्टिकुलर उसी नाम को बताएगा, उसी पर्टिकुलर स्पेशल चीज़ का नाम बताएगा, उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं राम, सीता, मोहन, रामायण, गंगा, भारत, दिल्ली, होली आदि। तो हमको इसके उदाहरण से क्या पता चला कि कोई स्पेशल, कोई विशेष यहाँ पर व्यक्ति है, कोई विशेष यहाँ पर वस्तु है और कोई विशेष यहाँ पर स्थान का नाम है। अब हम देख लेते हैं कुछ इनके ही उदाहरण। जैसे पहला उदाहरण है गंगा एक पवित्र नदी है। तो यहाँ पर जो गंगा है वो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि गंगा एक ही गंगा नदी है, वही एक विशेष नदी है, इसीलिए गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है हमारे देश का नाम भारत है। तो जो हमारे देश का नाम भारत है, तो भारत देश तो एक ही है पूरे वर्ल्ड में, तो ये एक विशेष है। विशेष क्या है? विशेष स्थान है। तो विशेष स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही है लाल किला दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पर जो लाल किला है ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और दिल्ली भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दिल्ली एक ही दिल्ली है। अगला है आज शनिवार है। तो इसमें जो शनिवार है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है होली रंगों का त्योहार है। तो
तो होली जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, क्योंकि होली एक स्पेशल त्यौहार होता है और विशेष त्यौहार होता है, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है होली। तो आगे हमने लिखा है कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। तो हम देखते हैं कि क्या क्या होती हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। जैसे नदियों के नाम। नदियों के नाम हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी, चाहे वो यमुना हो, गोमती हो, कावेरी हो, नील हो, कोई सी भी नदी हो, नदियों के नाम हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ऐसे ही है देशों के नाम। देशों के नाम में नेपाल, भारत, अमेरिका, चीन, कोई भी देश हो सकता है, वो देशों के नाम हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ऐसे ही है त्योहारों के नाम। होली, दिवाली, गुरु पर्व, दशहरा, कोई सा भी अगर त्योहार होता है वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ऐसे ही है खेलों के नाम। खेलों के नाम में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, कोई सा भी खेल हो सकता है और खेलों के नाम भी हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं। इमारतों के नाम। इमारतों के नाम में लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल और भी जो हमारी इमारतें होती हैं उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में काउंट करते हैं। दिन व महीनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, हमारे जो मंथ्स नेम होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे जो होते हैं दिन व महीनों के नाम, वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। और अब है दूसरी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जैसे कि एक मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। अगर हम जानवर की बात करें तो जो जानवर होगा वो जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि जानवर के अंदर शेर, हाथी, घोड़ा सभी आ जाते हैं, तो इसको हम बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। और जैसे हम बोलते हैं लड़का, तो लड़के में राम, मोहन, सोहन, जितने भी लड़के हैं सभी आ जाते हैं, तो इसलिए लड़का एक जातिवाचक संज्ञा होती है। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। हाथी एक विशाल जीव है, तो ये जो हाथी है वो है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि हाथी के भी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, अलग अलग स्पीसीज के हाथी होते हैं। तो जो हाथी है ये सारे हाथियों की वैरायटी, जितने भी प्रकार के हाथी होते हैं उन सबको दर्शाती है। ऐसे ही है बच्चा बगीचे में खेल रहा है। तो यहाँ पर बच्चा और बगीचा, तो बच्चा भी कोई भी बच्चा हो सकता है, लड़का बच्चा है, लड़की बच्चा है, सभी बच्चों के लिए है ये बच्चा, तो बच्चा भी एक जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही बगीचे, अब बगीचा कोई भी बगीचा हो सकता है, यहाँ पर किसी स्पेशल बगीचे की बात नहीं हो रही है, तो ये है जातिवाचक संज्ञा। तो ऐसे ही मैंने कुछ अन्य जातिवाचक संज्ञाएं भी लिखी हैं, तो देख लेते हैं क्या होती हैं। मोर, पेड़, कमरा, नदी, देश, खिलौना, अध्यापक, सब्जी, पशु पक्षी, पहाड़, फल, लड़की, लड़का। तो ये जो भी हमने शब्द पढ़े हैं ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अभी हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में पढ़ा कि जो नदियों के नाम होते हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं, लेकिन जो नदी शब्द है, नदी शब्द हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती है, क्योंकि नदी में सारी नदियां आ जाती हैं, जितनी भी संसार की नदियां हैं वो सारी नदियां आ जाती हैं। सभी नदियों की जाति का बोध कराता है ये नदी शब्द, तो इसीलिए नदी शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। इंग्लिश ग्रामर को देखते हुए और ग्रामर का जो भी प्रभाव हमारे हिंदी ग्रामर में पड़ा है, तो उसी के चलते हुए जातिवाचक संज्ञाओं को दो भागों में बांटा गया है। तो इसके भी दो भेद बताए गए हैं जातिवाचक संज्ञा के। कौन कौन से? पहला तो है समुदायवाचक संज्ञा, दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो समुदायवाचक संज्ञा क्या होता है उसको देख लेते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसा कि हमें शब्द से समझ में आ रहा है, समूह, समूह का मतलब होता है कोई भी ग्रुप। तो जहाँ पर भी किसी भी समूह का बोध होता है, कोई भी समुदाय का बोध होता है, तो वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे क्या क्या है? सेना, पुलिस, दल, कक्षा, टोली, परिवार, भीड़ आदि जो ऐसे शब्द हैं ये हमेशा समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम सेना की बात करें तो सेना किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती है। सेना में जब हजार लाख लोग होते हैं, हजारों लोग होते हैं, उसके बाद ही एक सेना बनती है। ऐसे ही पुलिस, एक दो तीन व्यक्तियों से पुलिस नहीं होती है। जब बहुत सारे लोगों का समूह होता है तो वहाँ पर पुलिस दल बनता है।
ऐसे ही दल है, कक्षा है। हमारी जो कक्षाएं होती हैं, कक्षा क्या एक बच्चे से कक्षा होती है? नहीं होती है। जब हमारी कक्षा में 30 से लेकर 40 तक के बच्चे होते हैं तब वो मिलकर के कक्षा होती है, समूह का बोध कराती है। इसीलिए इन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उदाहरण देख लेते हैं इसके। मेरी कक्षा में एक कुर्सी है। तो कक्षा को हम कर लेंगे अंडरलाइन। कक्षा है यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा। पुलिस हमारी मित्र होती है। तो यहाँ पर है पुलिस। जंगल में हाथियों का झुंड दिखता है। तो जो झुंड शब्द है उसी से पता चल रहा है कि अकेला अगर हाथी होगा तो वो झुंड नहीं होता है। जब 4, 5, 6 हाथी जब मिलते हैं तब उसको हम झुंड कहते हैं। आई होप कि आपको ये संज्ञा समझ में आ रही होगी। जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञाएं आपको समझ में आ रही होंगी। अब है जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद, द्रव्यवाचक संज्ञा। देख लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे द्रव्य या धातु के नाम का बोध होता है उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य का मतलब होता है कि लिक्विड फॉर्म, मतलब पानी या फिर तरल फॉर्म जो होती है उसको हम बोलते हैं द्रव्य। तो जहाँ पर भी कोई लिक्विड चीज़ की बात होती है या फिर कोई तरल पदार्थ की बात होती है या फिर धातु का मतलब होता है जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सारी हमारी धातुएं होती हैं। तो जहाँ पर इन शब्दों का बोध होता है वहाँ पर हम द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा को हम तोल व माप सकते हैं। तो एक यही संज्ञा ऐसी है जिसको हम तोल सकते हैं, इसको हम माप सकते हैं। जैसे कि उदाहरण से देख लेते हैं सोना तोला जाता है, तो दूध भी मापा जाता है, घी को भी हम तोलते हैं, मिट्टी, पत्थर, ये जितने भी हमारे शब्द हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के, इनको हम माप सकते हैं और तोल सकते हैं। तो उदाहरण देख लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के। इस दुकान में दूध मिलता है। तो दूध हमें पता है तरल पदार्थ है, तो दूध द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाती है। ऐसे ही है घी शरीर को ताकत देता है। तो घी भी यहाँ पर तरल पदार्थ है और ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। सोने का रंग सुनहरा होता है। अब सोना जो है वो है एक धातु, तो सोने को भी हम द्रव्यवाचक संज्ञा में गिनते हैं। तो एक द्रव्यवाचक संज्ञा का है लकड़ी है यहाँ पर, लकड़ी को भी हम हमेशा द्रव्यवाचक संज्ञा में गिनते हैं। एक और इसका एग्जाम्पल होता है ऊन, जो हमारे ऊन होता है जिससे बुनाई होती है, स्वेटर बनते हैं, ऊन भी हमेशा द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। अब है भाववाचक संज्ञा का तीसरा भेद। तो ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, अवस्था का बोध होता है वहाँ पर वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति के या फिर किसी वस्तु के गुण का पता चलता है, उसके दशा का पता चलता है, उसकी अवस्था का पता चलता है, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखते हैं क्या होते हैं ऐसे शब्द। बुढ़ापा, खुशी, दर्द, आनंद, सुगंध, सुख दुख, बचपन, ईमानदारी, भलाई, मिठास। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भाववाचक संज्ञा होती है उसको हम देख नहीं सकते हैं। सबसे पहली बात, इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, मतलब कि हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे बुढ़ापा है, बुढ़ापा हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम फील करते हैं। अपनी खुशी को हम देख नहीं सकते हैं, खुशी, सुख, दुख जो भी होता है हम इसको फील करते हैं। मिठास होती है, मिठास को हम कभी भी देख नहीं सकते हैं लेकिन हम उसको फील करते हैं। तो यही होती है भाववाचक संज्ञा। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। आम में बहुत मिठास होती है। अब ये जो मिठास है ये भाव है ना, इससे हमें कोई फीलिंग आ रही है, ये हो गया मिठास और हम इसको नहीं देख सकते हैं। तो मिठास शब्द एक भाववाचक संज्ञा है। कांटा चुभने पर हमें दर्द होता है। तो ये जो दर्द शब्द है इससे हमें अंदर से फीलिंग आती है, हमारे भाव निकलते हैं दर्द का, तो ये शब्द हो गया संज्ञा शब्द। कक्षा में प्रथम आने पर हमें खुशी होती है। अब ये खुश होने का भाव है तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा खुशी शब्द। सभी को अपना बचपन याद आता है। अब ये बचपन एक हमारी व्यक्ति की अवस्था होती है, तो ये भी हो गया भाववाचक संज्ञा। और बचपन को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन बस महसूस कर सकते हैं।
तो ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है संज्ञा को और संज्ञा के भेद को। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है किसी भी रीजन पर, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।